टन टन आई हैव गॉट टू बुक्स। एक है 39 years नीट फिजिक्स, PYQ है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, एंड 47 plus 23 years चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जी मेंस एंड एडवांस। ये देखो। सो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि फाइनली हम वो चैप्टर पे आ चुके हैं जहां से हमको नीट, जेई और IIT का हम टारगेट कर सकते हैं। नीट, जेई, IIT का एकदम आइडियल टाइम है क्लास 9। एकदम वो 12 के बाद माइंडसेट बनाना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो सिलेबस है ना IIT, जेई, नीट का, वो क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है। 9 के बुक में जो है वही 11 के बुक में है, और 10 के बुक में जो है वही 12 के बुक में है, पर ज्यादा है वो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर नीट, जेई एंड IIT। इसलिए मैंने बुक्स दिखाया, और ये बुक से मैं करवाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हेवी हो जाएगा नहीं तो। फिर कॉन्सेप्ट हम रखेंगे 9 के लेवल का ही, और पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे नीट और जेई का, रेलिवेंट क्वेश्चन जो किया जा सकता है। मैं बेसिकली 2 बुक्स फॉलो करूंगा। एक है फिजिक्स, दिस इज HC वर्मा, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, HC वर्मा 9 का। यहाँ से जितना सारा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम NCERT ऑफ कोर्स फॉलो करेंगे। तो NCERT विल कवर द कॉन्सेप्ट्स एंड CBSE के लिए, और HC वर्मा विल डू फॉर ICSE। ओके, सो आज का चैप्टर है फोर्स। फोर्स एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको एक चैप्टर के तौर पे सोचो ही मत, इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे सोचो। अगर मानो कि एक चैप्टर है तो जस्ट चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, पर कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर सोचो तो पूरा फिजिक्स ही जैसे फोर्स है, फोर्स एंड एनर्जी। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नॉट चैप्टर। चैप्टर तो है ही, पर ये सीखने के बाद अगर हम फोर्स और एनर्जी बहुत अच्छे से सीख जाएं तो माइंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सब कुछ इजी लगने लगेगा, क्योंकि वो 2 चीज के भी मतलब बेस पे ही पूरा सब कुछ टिका हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आज का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने बताया, आई विल फॉलो HC वर्मा एंड NCERT, HC वर्मा फॉर ICSE एंड नीट, एंड NCERT फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन में हम ये सारा चीज सीखेंगे, ये सारा चीज हम सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ से पहले, यानी फर्स्ट लॉ आने से पहले हम ये सारा चीज सीखेंगे, जब तक के ना फर्स्ट लॉ आए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ में फोर्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, पर उससे पहले कुछ बुक में इंट्रोडक्शन चीज है, जो कॉमन सा चीज है, वो हमको देखना है, और वो है ये। ठीक है, तो ये हम मैं इसको 2 या 3 वीडियो में कवर करूंगा। जो चैप्टर है ये, मतलब जो टॉपिक है, या फिर 4 हो सकता है अगर छोटा छोटा कर दूं तो अगर ये सारी चीज आपको पता है तो यू कैन स्किप द वीडियो and move to the directly to the first law. So let's start a journey which targets NEET and JEE. So मैं इसको अभी मिटाता हूं, ओके, और सीखते हैं एकदम फोर्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें। जैसे कि पहले ही बुक में क्या बताया गया है, व्हाट इज फोर्स, पहले बताया गया है फोर्स के बारे में। जो पहला डिस्क्रिप्शन बुक में है, दैट इज फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स में बुक में बताया गया है कि फोर्स क्या है, ए पुश और पुल है। जहां जहां हम पुश या पुल देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वहां वहां पे फोर्स है, क्योंकि पुश और पुल, फोर्स यही है, पुश या पुल। ये हमारे हिसाब से हम कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है ये पुश और पुल। जैसे दरवाजे पे लिखा होता है पुश या पुल, जब हम उसको खींचते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं तो दरवाजा खुलता है। जैसे फुटबॉल में किक करना इज ए पुश, जैसे साइकिल चला रहे हैं तो पेडल में पुश करना इज ए फोर्स, मतलब पेडल में हम पुश करते हैं तो वो फोर्स है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल आया और हिट किया तो वो पुश है, वो फोर्स है। जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो
उसको बैट से कॉक को हिट करना, वो पुश है, तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे काउंटलेस एग्जाम्पल ऐसा दिया जा सकता है डे टू डे लाइफ से, जहाँ पे पुश एंड पुल हम देखते हैं। वो क्या है? वही है फोर्स। ठीक है, सो दिस इज, ये जो फोर्स का डेफिनेशन, ये जो फोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लेवल पे है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको समझाने के लिए ये पुश और पुल लिखा गया कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम पुश और पुल एक्सपीरियंस करते हैं, वही है फोर्स। पर ये दिस इज नॉट द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स, वो आगे चल के हम सीखेंगे। ठीक है, अब तक ठीक है। अच्छा, तो क्या याद रखना है? जहां जहां पे पुश या पुल है वो है फोर्स का एग्जाम्पल। अच्छा, फोर्स इज ए द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो, फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो क्या क्या हो सकता है? नंबर वन, वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। रेस्ट से क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि फुटबॉल में किक करना है, ठीक है, एक फुटबॉल है और ये भाई साहब फुटबॉल में किक करना चाहते हैं, तो सॉरी, ये भाई साहब फुटबॉल में किक करना चाहते हैं, तो ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, मान लो कि ये रोनाल्डो है, मान लो यार, थोड़ी ना लियोनार्डो दा विंची थोड़ी ना हूं मैं। तो जैसा हो सका मैंने बनाया कि ये फुटबॉल में जब किक करेगा तो रेस्ट से ये क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो अभी कोई इसको पुश कर रहा है, मान लो अपने हाथों से, तो ये रेस्ट से क्या हो जाएगा? रेस्ट से क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। ये फुटबॉल में किक करेगा तो रेस्ट से मोशन हो जाएगा। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। इस ऑब्जेक्ट को ये पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? रेस्ट से क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है। तो फोर्स अप्लाई करने से रेस्ट से मोशन हो सकता है। 2 नंबर क्या? चेंज ऑफ मोशन। चेंज ऑफ मोशन यानी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है मोशन में। मोशन में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक साइकिल चला रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट, तो ये कोई एक साइकिल चला रहा है, तो अगर पीछे से कोई इसको क्या करे? पुश करे, तो क्या होगा? ये साइकिल चला रहा है और पीछे से ये इसको पुश कर रहा है, मान लो, तो क्या होगा? चेंज ऑफ मोशन यानी स्पीड क्या होगा? इसका बढ़ेगा। तो पुश करने से चेंज ऑफ मोशन यानी मोशन का इंक्रीज होना, या फिर इसको अगर पुल करे इस डायरेक्शन में तो इसका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइकिलिस्ट जो पहले से साइकिल चला रहा था, अगर पीछे से पुल करे, पुश करे, तो इसका मोशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। या फिर पुल करे तो इसका मोशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो चेंज ऑफ फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? चेंज ऑफ मोशन हो सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। वो क्या है? चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है? जैसे कि बॉल आया मान लो और बैट से किसी ने हिट किया, तो क्या होगा? बॉल आया और बैट से किसी ने हिट किया तो क्या होगा? बॉल इस तरफ से आ रहा है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉल आया, ऐसे मैंने हिट किया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वो बैट से हमने बॉल में क्या लगाया? फोर्स लगाया, पुश। बॉल आया, पुश, फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, चेंज ऑफ शेप और साइज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसका शेप और साइज बदल सकता है। वेरी वेरी सिंपल। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से उसका शेप और साइज क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। मान लो किसी को पेल दिए, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ और किसी को पेल दिया, तो उसका शेप और साइज क्या होगा? बिगड़ नहीं जाएगा। खुद पेले गए तो खुद का भी बिगड़ सकता है। याद रखना, सोच समझ के पंगा लेना, ठीक है। तो चेंज ऑफ शेप और साइज बदल सकता है। अच्छा, तो ये हो सकता है फोर्स के कारण, ये सारा चीज हो सकता है।
तो देखो, रेस्ट से मोशन होना, फोर्स अप्लाई करके रेस्ट से मोशन होना, चेंज ऑफ मोशन यानी मोशन इंक्रीज कर सकता है, मोशन डिक्रीज कर सकता है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, और चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। ये तीन चीजों पे ज्यादा जोर डाला जाता है क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड है। चेंज ऑफ शेप एंड साइज इज नॉट रिलेटेड टू मोशन, ये मोशन से रिलेटेड नहीं है। यानी ये तीन चीज को मिला के बोला जाता है एक्सेलरेशन, याद रखना। इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, सिंपल याद रखना। रेस्ट, कोई चीज रेस्ट से मोशन आ जाए, मान लो कि रेस्ट यानी इनिशियली स्पीड कितना है उसका 0 और मोशन में आ गया, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड हुआ है, यानी पहले रेस्ट में था तो स्पीड कितना था 0 मीटर पर सेकंड, अभी रेस्ट से क्या हो गया, मोशन हो गया, तो स्पीड इंक्रीज किया ना, तो स्पीड इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कोई चीज रेस्ट से मोशन होना यानी एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ मोशन यानी इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन में आता है। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी रिटार्डेशन, या फिर हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज करे तो हम रिटार्डेशन बोलेंगे, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और चेंज ऑफ डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन है, हम आगे चल के सीखेंगे। चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी एक्सेलरेशन ही सोचा जाता है। कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऐसे चल रहा है और डायरेक्शन बदल गया, मान लो बॉल आ रहा है, बैट में लगा और डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो भी एक्सेलरेशन में ही उसको काउंट किया जाता है। तो ये तीनों को हम मिला के बोल सकते हैं एक्सेलरेशन होना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, एक लाइन में, वन लाइनर अगर हमको चाहिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने से होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होता है। अगर एक लाइन में हमको उसको सम अप करना है, क्योंकि तीनों का मतलब सेम है, समझो। रेस्ट से मोशन होना भी चेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले 0 था फिर बढ़ गया। चेंज ऑफ मोशन यानी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों एक्सेलरेशन है। और चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी एक्सेलरेशन में काउंट किया जाता है। तो अगर कोई वन लाइन में हमको आंसर देना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने से होता क्या है, तो हम बोलेंगे फोर्स लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि तीनों का मतलब एक्सेलरेशन है। अच्छा, चेंज ऑफ शेप एंड साइज को अभी हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि चेंज ऑफ शेप एंड साइज इज नॉट रिलेटेड टू मोशन, वो मोशन से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हमारा अभी फिजिक्स में मेन टॉपिक है मोशन। तो फोर्स लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, acceleration is a, force is a vector quantity। for example, मान लो कि ये भाई साहब इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्स का क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। हमेशा कोई भी फोर्स एक दिमाग में लाओ, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में। अगर हम पूछें कि ये जो फोर्स लगा रहा है ये पर्सन, तो किस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो दोनों में फोर्स क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन होगा ना। तो ये इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा। फोर्स हैज अ डायरेक्शन, देखो फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, दोनों खींचेगा। ये नॉर्थ क्या इस डायरेक्शन में खींचेगा, साउथ इस डायरेक्शन में। पुलिंग ईच अदर, एक दूसरे को पुल करता है, तो फोर्स का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर नॉर्थ हो तो रिपल्शन होगा, नॉर्थ हो तो रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्शन होगा। फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स हैज ए डायरेक्शन, हम इजीली समझ सकते हैं। ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगा, पुल करेगा, तो ये डाउनवर्ड होगा। तो फोर्स का क्या है, एक डायरेक्शन है। तो फोर्स हैज ए डायरेक्शन। कोई भी फोर्स दिमाग में लाओ, एनी फोर्स, कोई भी फोर्स माइंड में लाओ, हमको झट से ये लगेगा, मतलब ऐसा फील होगा। बहुत इजी है, कोई भी फोर्स लाओ दिमाग में, उसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। जैसे फिर से अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अर्थ ये फोर्स है, ये सन अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो खींचता है वो तो फोर्स ही है ना। फोर्स का क्या एक डायरेक्शन है। तो एनी फोर्स, कोई भी फोर्स हो,
उसका एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हैज ए डायरेक्शन। तो फोर्स जिस जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू है और डायरेक्शन भी है, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको स्केलर बोला जाता है। जैसे कि मास, माई मास बॉडी 60 किलो, 60 किलो मास है मेरा, मान लो, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं 60 किलो इस डायरेक्शन में, तो कितना कितना अजीब लगेगा। मान लो कि मैंने कल रात 6 घंटा सोया, मैं बोलूं कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में सोया कल रात, तो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में सोया है। या फिर टाइम, या फिर अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर मैंने पढ़ा है 3 घंटा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम हैज नो डायरेक्शन, टाइम हैज वैल्यू। टाइम जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू हो सकता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसका डायरेक्शन नहीं हो सकता। उसी तरह मास का भी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। मास इज अ मास 60, पर फोर्स का एक डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन है। तो कुछ क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, कुछ क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, कुछ क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम फिर और एक पॉइंट लिख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, force is a vector quantity. Force is a vector quantity. अच्छा, SI यूनिट क्या है? 4 नंबर पॉइंट, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N। याद रखना, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अभी सिर्फ याद ही रखना है, इसको समझने का कोई चीज खास है नहीं। न्यूटन, सेकंड लॉ पे जाके हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखना है। और CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट है डाइन, DYNE। CGS यूनिट है डाइन, इसको डाइन ही लिखा जाता है। ओके, सम कॉमन फोर्सेस। अभी हम कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में, सम कॉमन फोर्सेस कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में हम जान लेंगे, जो कि ये सारा फोर्स हमेशा इधर उधर से आता रहता है, मतलब हर एग्जाम्पल में, हर जगह पे। तो हम ये जान के रखते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि पहले तो है वेट। मान लो वेट, वेट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का एक क्या है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मान लो बुक है, ठीक, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, एक ग्रेविटी इसको पुल करेगा। ये जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। और उसका वैल्यू होता है mg। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है 9 g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी है, अभी हम इसको क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, और याद रखेंगे कि वेट इज ए फोर्स। फिर हम एक और फोर्स के बारे में सीखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ये है, एक टेबल है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये टेबल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसमें ग्रेविटी डाउनवर्ड है डायरेक्शन में, और ये जो टेबल टॉप है, दिस इज द टेबल टॉप। ये टेबल टॉप क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप जो है ना,
इसको ऊपर बुक के ऊपर जब हम किसी चीज को, मान लो कि दिस इज माई फोन, तो इसको जब मैं रखूंगा यहाँ पे, तो ग्रेविटी विल पुल इट डाउनवर्ड्स एंड माई हैंड विल पुश इट अपवर्ड्स। तो मेरा जो हाथ है ये इसके ऊपर, ठीक ऊपर की डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स है। वो ये फोन का जो वेट है वो है एक्शन, वो दैट इज वर्किंग डाउनवर्ड्स, और ये जो हाथ है मेरा, ये फोन के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल एबनॉर्मल का क्या मतलब है? क्या एबनॉर्मल फोर्स भी हो सकता है? अब इसको नॉर्मल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये एकदम परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ऊपर। अगर फोर्स सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल रिएक्शन, तो हम उसको, नॉर्मल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर, नॉर्मल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में होना। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो टेबल टॉप बुक के ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा, ये 90 डिग्री में रहेगा, इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। इसको आर से डिनोट किया जाता है, और ये क्या है? डब्ल्यू है इक्वल टू एम जी, और आर नॉर्मल रिएक्शन एम जी से एकदम इक्वल होगा। नॉर्मल जो रिएक्शन होगा, जो टेबल टॉप बुक के ऊपर जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो उसके वेट से एकदम इक्वल होगा। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, याद रखना। फिर हम सीखेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम सबने देखा है स्प्रिंग, ये नॉर्मल है। अभी हमने इसको ना तो कंप्रेस किया है ना तो इसको खींचा है, अभी हम इसको कंप्रेस करेंगे। अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो स्प्रिंग क्या होता है? पुश बैक करता है। इसके ऊपर हम फोर्स लगा के इसको अगर हम कंप्रेस करें तो स्प्रिंग क्या होगा? पुश बैक करेगा, इट विल पुश बैक। तो इस एरो को हम इस साइड पे भी लगा सकते हैं, इट विल पुश बैक, इसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। या फिर अगर हम इसको एक्सटेंड करें, थोड़ा सा लंबा कर दें खींच के, तो ये पुल बैक करेगा, ये नॉर्मल होने का कोशिश करेगा। ये है नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा रहता है। तो अगर हमने इसको पुश किया, कंप्रेस किया, तो ये पुश बैक करेगा। और ये अगर हमने इसको पुल किया है तो ये पुश, इसको अगर हमने पुल किया है तो इट विल पुल बैक। अगर हम इसको पुश करें, इसको हम अगर पुश करें तो इट विल पुश बैक। अगर हम पुश करें तो पुश बैक करेगा, अगर हम पुल करें तो ये पुल बैक करेगा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में आना रहना चाहता है हमेशा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो टाइप। फिर हम स्प्रिंग फोर्स हो गया। अभी हम चलते हैं फ्रिक्शन। अभी हम चलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन के बारे में एक अलग से, सॉरी ये सी होगा, फ्रिक्शन के बारे में हम अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा उसमें डिस्कशन डिटेल होना चाहिए। अभी हम सिर्फ इतना जान के रखेंगे कि मान लो कि ये सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस, और ये जो फ्लोर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे दो सरफेस है, देयर आर टू सरफेसेस। एक जो फ्लोर का सरफेस है, फ्लोर सरफेस, और ये इसका एक सरफेस होगा, ये है ऑब्जेक्ट सरफेस, ऑब्जेक्ट का सरफेस, ठीक है। अभी दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, पर अभी एक्ट नहीं करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो या होना चाहे, कॉन्सेंट्रेट, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस और एक मेरा हाथ का सरफेस रख दिया। अभी दोनों में सरफेस में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। कब होगा? अगर ये कोशिश करे मूव करने, जैसे कि मैं पुश कर रहा हूं इसको, अब तो कोशिश कर रहा है ये मूव करने का, अभी फोर्स एक्ट करेगा। या फिर मूव कर रहा है, देखो अभी, तो फ्रिक्शन वर्क करेगा। फील चीज को, जब मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स है। अपने हाथ में लेके ट्राई कर सकते हो, जब मूव कर रहा है तो फोर्स फील करोगे। या फिर मूव करने का कोशिश कर रहा है, जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूं तो मूव करने का कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू मूव। तो अगर मूव करने का कोशिश करे या फिर मूव करे तो दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट करेगा दोनों सरफेस में, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन।
पर अगर रेस्ट में हो और मूव करने का कोशिश ना करे या फिर मूव भी ना करे, ना तो मूव कर रहा है ना तो मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो टाइप, वो अपने हाल पे है और देयर इज नो फ्रिक्शन। सो अगर मूव करे या फिर मूव करने की कोशिश करे तो सरफेस में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि रेजिस्टिव फोर्स होगा। फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टिव फोर्स, यानी वो रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? मान लो कि ये मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर फोर्स हम या फिर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मोशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिंग, ये क्या है? ऑपोजिंग फोर्स, ये हमेशा अपोज करती है, या फिर रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। वो कहां पे एक्ट करता है? कॉन्टेक्ट सरफेस में। कहां पे एक्ट करता है? कॉन्टेक्ट सरफेस में। क्या करता है? रेजिस्ट करता है। बहुत ही गंदा आदमी है, सिर्फ इसका एक ही काम है कि रोको, आगे ना बढ़ने दो। कोई कोई होता है ना कि किस जलन होता है उसको, फ्रिक्शन बहुत जेलस फोर्स है, आगे नहीं बढ़ने देता किसी को। ये आगे बढ़ना चाहता है, इसको रोकना चाहता है। फिर इस डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस डायरेक्शन में पुल करूं तो फोर्स उस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो, फोर्स विल ऑलवेज ऑपोज यू। तो फ्रिक्शन से हमेशा बच के रहना और मार्क कर लो दोस्तों में कौन सा है फ्रिक्शन और कौन सा है अच्छा फोर्स। ठीक है, तो वेट, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, और क्या बचा? फ्रिक्शन, टेंशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही भूल गया भाई, टेंशन। देखो, टेंशन तो होता है सबको, और कभी कभी तो किसी के याद में बहुत ज्यादा होता है। अगर नीट और जेई दिमाग में हो, दिल में हो, तो कोई दिल में और ना रहे, रहना नहीं चाहिए। सिर्फ दिल में एक ही चीज रहे, एक ही से प्यार हो, वो हो नीट एंड जेईई, और जो भी है उसको भगा दो। तो ये बॉल एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ये है स्ट्रिंग, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये बॉल है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, फोर्स, टी बोलते हैं इसको, इसको टेंशन बोलते हैं। टेंशन, बहुत टेंशन है रे भाई। तो टेंशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से, धागे से लटका हुआ होता है, तो स्ट्रिंग में एक फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं टेंशन। सो ये है टेंशन का फोर्स। सो दीज आर सम कॉमन फोर्सेस, ये सम कॉमन फोर्सेस था जो कि मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो डोंट बी सीरियस, जस्ट याद रखो इसको। अभी हम पढ़ेंगे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमको इसको क्या करना होगा, इस साइड को मैं मिटा देता हूं, उस साइड को रहने देता हूं। कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नेचर में जो सारा फोर्स है ना अवेलेबल, समझो बात को। अर्थ है, ये सन है, और ये अर्थ है, बहुत दूर है। कितना दूर है? 15 CR किलोमीटर्स। जस्ट इमेजिन, 15 CR, करोड़ किलोमीटर्स अवे है सन से अर्थ, फिर भी पुल करता है। सोचो कितना गहरा प्यार होगा कि इतना दूर से भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जन्मों जन्मों का प्यार है। तो इतना दूर से अट्रैक्ट अगर कर रहा है, तो कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी ये फोर्स है। कांटेक्ट यानी, देखो, आंखों ही आंखों में इशारा तो हुआ होगा, और दिल का कांटेक्ट भी है, पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं है। कोई रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, या फिर कोई रॉड नहीं है, यानी फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स है। तो बहुत गहरा प्यार होने के कारण ये है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। या फिर ये एक मैग्नेट है मान लो, नॉर्थ, और ये साउथ है मान लो, ठीक है।
तो नॉर्थ और साउथ का जो पोल है इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फिर से वही दूर से आंखों में इशारा हो गया। दूर से फोर्स, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है फिर भी फोर्स है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाद में जाके सीखोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनलाइक चार्ज होने से अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस अगर हो तो उनमें रिपल्शन होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो देखो ये जो सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है इनमें फोर्सेस, जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये फिजिकली ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। किसी को पेलना है तो कैसे पेलोगे, दूर से नहीं होगा, साहस लेके, जिगरा लेके उसके पास जाना पड़ेगा, उसको फिर थप्पड़ से मारो या फिर कुछ भी करो, पर कांटेक्ट होना चाहिए। दूर से अगर हम सोचे तो हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर। हम कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी को कांटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि कांटेक्ट है ना, तो पर यहाँ पे कांटेक्ट होने का कोई जरूरत नहीं, ये तो अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो इनको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है फिर भी फोर्स है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है मैग्नेटिक फोर्स, और ये है ग्रेविटेशन। तो यही तीन फोर्स है जो बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ये दोनों फोर्स एक्चुअली एक सेम फोर्स है जो भी है, पर अभी के लिए हम तीन मान के चलते हैं। तो बिना कांटेक्ट के ही फोर्स अप्लाई होना, इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी कांटेक्ट फोर्स क्या है, ये सारा फोर्स देखो कांटेक्ट फोर्स है। वेट सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, वेट छोड़ के सारा कांटेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ जब पुल करता है तो कांटेक्ट होने का जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को ये अर्थ पुल कर रहा है पर विदाउट कांटेक्ट, तो ये छोड़ के नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना आए तो सरफेस उसको ऊपर की तरफ पुश नहीं कर सकता है, तो कांटेक्ट फोर्स। स्प्रिंग को भी कांटेक्ट होना पड़ेगा, स्प्रिंग में कांटेक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। फ्रिक्शन भी तो कांटेक्ट फोर्स है ही, क्योंकि वो सरफेस में काम करता है, दोनों के सरफेस में, और ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो ये सारा कांटेक्ट फोर्स है और ये सारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स यानी फोर्स एक्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकली कांटेक्ट होना, और नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी दूर से, यानी आंखों में इशारा होना। तो ये था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। दैट इज इट। अगले वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल लेवल का चीज है, बहुत डीप जाना होगा उसमें और बहुत ही फाइन अच्छे से स्टडी करना है उसको। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फिर हम विल मूव टू द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ से हमारा एकदम प्रॉपर नीट और आईआईटी का जर्नी स्टार्ट हुआ क्लास 9 से। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।